हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फिजिक्स 191 सीरीज की सेकंड क्लास और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, उन्हें समझेंगे जो पिछले साल आए हुए थे। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो आपको फिजिक्स में किसी भी प्रकार की किसी भी पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि पहले पेपरों में पूछा गया। डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट दैट बाय फैराडे और हेनरी। जो डिस्कवरी अंडरस्टैंडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो थ्योरी है वो किसने दी? फैराडे और हेनरी ने। तो हम सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जनरेट करना, प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैकेनिकल एनर्जी है उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कन्वर्ट करना उसको, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है इसको डिस्कवर और इसकी जो थ्योरी है वो किसने दी? फैराडे और हेनरी ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी किसने दी? तो फैराडे और हेनरी ने। और सेकंड हम देखते हैं चंद्रशेखर वेंकटैया रमन, जो कि इंडिया के फिजिक्स में महान फिजिक्स में इनकी उपाधि रही हुई है, ठीक है। इन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। कब मिला? 1930 को। 1930 को पहले जो भारतीय हैं जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला 1930 में। सो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले भारतीय बताओ जिन्होंने कि नोबेल प्राइज जीता फिजिक्स में। तो वो थे चंद्रशेखर वेंकटैया रमन। देन हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस है वो क्या है? जब कंडक्टेंस क्या है? जब कंडक्टर को जिसमें कंडक्टर में से जब हम करंट फ्लो कराते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जिसको जो कि मेटल से जब होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जो लाइट है, लाइट का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, लाइट घरों में कम होती है। उसका रीजन क्या है कि ज्यादा गर्मी होने के कारण क्या होता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा, जो करंट है वो कम आएगा, कम प्रोड्यूस होगा। सो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो हुआ वो कब डिक्रीज होता है, ठीक है। डिक्रीज कब होता है? जब इंक्रीज करना होता है टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ, रॉल्टस लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझने से पहले हम ये देखते हैं कि वोलेटाइल लिक्विड जिसका कि इजीली वेपराइज हो जाए, ठीक है। वेपराइज क्या होता है? जब हम किसी चीज को हीट करते हैं, ठीक है, कि किसी लिक्विड को हम हीट करते हैं तो वेपराइज होना स्टार्ट होता है, उसकी भाप बनती है, तो उस भाव को हम बोलते हैं, ठीक है, वेपराइज। तो वेपराइज का मतलब कि जो वोलेटाइल लिक्विड का मतलब कि जो इजीली जो लिक्विड है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो कि वेपराइज होना स्टार्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। और वोलेटाइल लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर जो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट जो है, जो वेपर का प्रेशर बनता है, ठीक है, किसी वेपर जब बनते हैं उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, वेपर बनने के कारण। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ईच कंपोनेंट का वो किसके बराबर होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के लिए। मोल फ्रैक्शन क्या होती है? मोल वन मोल ऑफ द कंपोनेंट इनटू टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, उससे हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो और पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बराबर, मोल फ्रैक्शन के बराबर। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था। देन हम देखते हैं ग्रेविटेशन इज एन एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। ग्रेविटेशन आप सबको समझ आ रहा है कि ग्रेविटेशन क्या होता है कि हम अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं किस कारण? ग्रेविटी के कारण, ठीक है। ग्रेविटेशन इज एन एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। एक्शन एट अ डिस्टेंस का क्या मतलब? कि ऐसी फोर्स जिसके लिए कि दो ऑब्जेक्टों का मिलना, जैसे कि हम देखते हैं एक ऑब्जेक्ट होगा ये, ठीक है, इन दोनों का मिलाएं तो ये मिलने से फोर्स लगेगी इसको, ठीक है, वो बंद करने के लिए। लेकिन अगर ये दोनों मिले ना, ठीक है, हम इसको ये अर्थ के साथ हटाई नहीं तो हम नीचे छोड़ देंगे, तभी नीचे जा रहा है। तो उसका रीजन क्या है? ग्रेविटेशन जो है वो एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स है, ठीक है, मतलब कि कहीं से भी बिना किसी टच करे, ठीक है, बिना दो जड़ियों को एक दूसरे को टच नहीं करे लेकिन फिर भी वो फोर्स लग रही है तो हम पैन को छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा, किसके कारण? ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन क्या है? एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। तो पूछा जाएगा कि एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स क्या कौन सी है? तो ग्रेविटेशन है। देन इफ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट्स 10 ऑक्सीलेशन, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 ऑक्सीलेशन से करता है, ठीक है, तो पर सेकंड में वो 10 ऑक्सीलेशन करता है, तो बताओ कि उसको किलो हर्ट्ज में कैसे डिनोट करेंगे? तो वो किलो हर्ट्ज में डिनोट होगा इज इक्वल टू 0.01। किलो हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, इसको हम याद रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो है किलो हर्ट्ज। और कितना वो किलो हर्ट्ज में होगा? 0.01। सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, 2017 में पूछा था, ठीक है। देन हम देखते हैं पावर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। हम जैसे देखते हैं किसी चीज में हम जोर लगाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको पुश करने के लिए हमने जोर लगाया, जैसे पावर, जोर मतलब पावर का ताकत लगाई तो ये आगे जाएगा, ठीक है।
तो आगे जाने पे है उसको फोर्स लगी, तो हम बोलते हैं कि पावर हमने एक ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें जब हम पावर का यूज करते हैं, जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें जैसे ही हम पावर का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो पावर का जो वो करेंगे, ठीक है, तो वो कितनी होगी, फोर्स जो उसमें फोर्स लगी और ये उसकी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड की तरह, ठीक है, इन द स्ट्रेट लाइन। तो इसको जब हम पुश करेंगे तो फोर्स वो जो होगी, पावर होगी, वो किसके बराबर होगी, इक्वल टू फोर्स वो मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी के बराबर, स्ट्रेट लाइन में जब उसको वो करेंगे, ठीक है। देन हम देखते हैं फेमटो, फेमटो यूनिट है, ठीक है, तो फेमटो किसके बराबर है, 10 के बराबर, 15 के बराबर फेमटो है। तो पेपर में पूछा गया है कि फेमटो किसके बराबर है, 10 के बराबर, 15 के बराबर, 10 के बराबर -15 नेगेटिव में। देन द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज इज 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफरेंस दो बॉडीज का डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करा तो कितना हो 86, और 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 33.8 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ये हम याद रखेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस होता है वो 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, क्योंकि जब आपको ये याद होगा कि जो हम सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में वो कितना होता है, तो अब इजीली जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप उसको कन्वर्ट करके खुद ही उसका आंसर दे दोगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन आपको समझाने के लिए था इसलिए, ठीक है। और आपको बताया गया कि 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर को डिनोट करता है, फिर सेल्सियस भी करता है, केल्विन भी करता है, जो कि 273 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं इन मिल्कर्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्कर ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, ऑयल को ड्रॉप करना। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उसने क्या करा, ऑयल ड्रॉप इज सब्जेक्ट टू सच फोर्स हुज नेचर डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मैग्नेटिक स्टैटिक। जो ऑयल ड्रॉप है वो जो नेचर है ना उसकी, जो ऑयल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट करा, ऑयल ड्रॉप की जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो उसकी जो नेचर है वो क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर नहीं आती, वो कैटेगरी उसकी जो नेचर है वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आती। वो किस कैटेगरी के अंदर नहीं आती, वो कैटेगरी ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर जो है वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो सब्जेक्ट था वो इसमें नहीं आता। ये भी पूछा गया सीजीएल का क्वेश्चन है। देन हम देखते हैं टोरियो है, टीओ टोरियो वो मेजर करता है किसके बराबर, टोर मेजर द सेम क्वांटिटी एज दैट ऑफ द यूनिट ऑफ पास्कल। पास्कल और टोर दोनों ही जो कि प्रेशर के यूनिट है, ठीक है, टोर भी प्रेशर का है और पास्कल भी प्रेशर का है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है कि टोर और पास्कल किसका यूनिट है, तो प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। तो हम इधर समझ लेते हैं कि टोर जो है वो प्रेशर के बराबर ही होता है, सेम यूनिट ऐसा यूनिट को डिनोट करते हैं। देन हम देखते हैं इफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद द क्रिकेट बॉल। हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियस का जो एटम होता है, एटम समझते हो ना, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एटम, जो एक एटम है, फिजिक्स में भी एटम है, ठीक है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो हम देखते हैं कि एक एटम को अगर कंपैरिजन करें हम एक क्रिकेट बॉल से, क्रिकेट अपना सबने देखा होगा कि जो बैट बॉल खेलते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के पास जो बॉल होती है, ठीक है, उसके बराबर आप उस एटम को कंपेयर करें तो उस न्यूक्लियस का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, तो उसका जो डायमीटर कितना होगा, इक्वल टू 5 किलोमीटर के बराबर होगा, इतना डायमीटर होगा उसका, ठीक है, इक्वल टू 5 किलोमीटर के बराबर होगा। कोई क्वेश्चन पूछा गया द फिनोमेना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ व्हेन दे passes from one medium to another is called रिफ्लेक्शन। हम दो चीजें पढ़ते हैं फिजिक्स में, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब किसी चीज पे कुछ लाइट पड़ती है, जैसे कि इस बोर्ड पे लाइट पड़ी और वापस रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है, जब एक इसमें लाइट पड़ी और इसी में से पास होगी, क्रॉस कर गई लाइट को, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है, एक मीडियम में पड़ी और दूसरे साइड से निकल गई। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, उसमें इतना बताया हुआ है, passes from one medium to another medium is called refraction। बट क्या जो अपनी वो डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज कर ले, फॉर एग्जाम्पल कि वो इस तरीके से आ रही है यहाँ से सेम इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे पड़ी तो जरूरी नहीं है वो ऐसे ही जाएगी, वो ऐसे जाएगी, कुछ मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलग होगी, तो वो किसमें होता है, रिफ्लेक्शन में। और रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जिसमें कि लाइट पास हो जाती है। रिफ्लेक्शन होता है कि वो रिफ्लेक्ट कर देगी लाइट को, और रिफ्लेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट होती है और निकल जाती है आगे, ठीक है। ये हम देखते हैं। देन हम देखते हैं रेटिंग ऑफ फ्यूज इज यूज्ड इन द हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट। हमने कल पढ़ा फ्यूज किस काम आता है, फ्यूज काम आता है इलेक्ट्रिकल, हमारे जो सर्किट होता है पूरा घर में, जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की फिटिंग करवाते हैं तब हम यूज करते हैं किसका, फ्यूज का। फ्यूज हम यूज करते हैं किस लिए, इलेक्ट्रिकल जो हमारी सर्किट है उसको नुकसान ना हो, ओवरलोडिंग से वो बचा रहे, सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, उसको बचाने के लिए। तो एक फ्यूज को जो हम रेटिंग करते हैं कि फ्यूज कैसा है, तो वो किससे पता चलता है कि फ्यूज की जो रेटिंग है वो किससे पता चलती है, उसके करंट के, वो कितना करंट को सहन कर सकता है, ठीक है। तो एट ए टाइम दैट, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इसी के लिए हमें फ्यूज बड़ा चाहिए होगा, वो करंट ज्यादा पास करेगा। एक बल्ब के लिए छोटा फ्यूज चाहिए, क्योंकि अगर एसी को बल्ब वाला फ्यूज दे देंगे हम तो वो जला देगा उसको। तो फ्यूज की एक क्वांटिटी होती है, तो उसको रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, करंट से उसको वो करते हैं, जितना उसमें से करंट पास होगा तो उस हिसाब से हम फ्यूज को वो करते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा टोर जो है यूनिट ऑफ प्रेशर है, ठीक है, और पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर है, पास्कल और टोर हमने दोनों देखे प्रेशर के यूनिट है। देन एक और क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी साउंड की जो वेलोसिटी, हम जैसे चला रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ, तो मेरी साउंड की एक वेलोसिटी होगी, मूव कर रही है ना एक पाथ में,
तो वेलोसिटी जो होगी मेरी साउंड की एयर में, हवा में, ठीक है, एक वैक्यूम में होती है और एयर में, जो एयर में जो होगी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ये होगी 343 मीटर पर सेकंड। कितना वो ट्रेवल करेगी एयर में साउंड जो है एयर में कितना ट्रेवल करेगी 343 मीटर पर सेकंड, 343 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ वो ट्रेवल करेगा। देन मरकरी इज नॉट एन इंसुलेटर। मरकरी जो होता है इंसुलेटर, जैसे हमने बहुत सारी चीजों में पढ़ा है वो इंसुलेटर, ठीक है, और कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है और कंडक्टर क्या होता है, आपको सबको पता है कि कंडक्टर जिसमें से कि करंट पास हो जाए, ठीक है, और इंसुलेटर जिसमें कि करंट पास ना हो। तो मरकरी जो है वो इंसुलेटर नहीं है, ठीक है, मरकरी इज नॉट एन इंसुलेटर। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। देन हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि एक लेंस की कितनी पावर है। लेंस देखें हमने, आइस पे लगाते हैं लेंस, और भी बड़े सारे लेंसेज होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आंखों पे लगाने वाले लेंसेज होते हैं, और भी लेंसेज होते हैं, फोन के लेंसेज होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 3 मेगापिक्सल है तो उसमें भी लेंसेज यूज होते हैं। तो जो लेंस होता है पावर, जो लेंस की पावर है वो कितनी है -2.0 डायोप्टर। डी क्या है डायोप्टर, ठीक है, तो 2.0 डायोप्टर, ठीक है। देन हम देखते हैं कैनेडा वर्सन हैज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोजर टू दैट ऑफ द क्राउन ग्लास। कैनेडा वर्सन क्या है, कैनेडा वर्सन एक जैसे कि पदार्थ की तरह है, लिक्विड की तरह बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि हवा के टच होने में थोड़ा सा ऐसे थिकी हो जाता है, थोड़ा थिक हो जाता है जैसे मड्डी टाइप। तो कैनेडा वर्सन यूज होता है, या मेनली हम फिजिक्स में भी यूज करते हैं, केमिस्ट्री में, बायो में भी यूज करते हैं। बायो में इसका यूज होता है जैसे मेडिसिन में, फिजिक्स में जैसे हम इसे यूज करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। तो बोलते हैं कि जो कैनेडा वर्सन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने रिफ्रैक्टिव पढ़ा हमने, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके क्लोज होता है क्राउन ग्लास के। क्राउन ग्लास जैसे कि हमने फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ 10th में, जैसे हमारे लेंसेज वगैरह आते हैं तो ऐसे ग्लास बने होते हैं, ऐसे करके फिर एक कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, ठीक है। तो लेंस जो है वो क्राउन ग्लास के उस तरीके से बिहेव करता है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, कैनेडा वर्सन का, वो क्लोज है किसके, क्राउन ग्लास के बराबर है। देन हम देखते हैं गैलिस्टन। गैलिस्टन एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम यूज करते हैं एज अ मरकरी की तरह। जब जैसे कि हम सबको पता है कि थर्मामीटर, हम इसको भी याद रखेंगे, कई बार पेपरों में, जीडी के पेपरों में पूछा गया है कि एसएससी जीडी में और आरआरबी में भी पूछा गया है कि जो थर्मामीटर में है उसमें कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है चेक करने के लिए, बुखार चेक करने के लिए हम थर्मामीटर यूज करते हैं, तो कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है, मरकरी। तो कई बार मरकरी की प्लेस पे एक और उसको रिप्लेस करता है, जो रिप्लेस करने वाला जो मटेरियल है वो है गैलिस्टन। गैलिस्टन जो है वो मरकरी को रिप्लेस करता है, और गैलिस्टन को हम यूज करते हैं थर्मामीटर में एज उसको टेम्परेचर चेक करने के लिए। देन हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय 2 मिरर्स। 2 मिरर जो होंगे, 2 मिरर है उनको हम 120 डिग्री पे रखेंगे, ठीक है, इंक्लाइन करेंगे 120 डिग्री पे, 2 मिरर रखेंगे 120 डिग्री पे, और वो दोनों जो इमेज क्रिएट करेंगे वो कितनी इमेज क्रिएट करेंगे, 2 ही इमेज वो क्रिएट करेंगे। तो 120 डिग्री पे अगर हम 2 मिरर्स को रखें, 2 मिरर्स को इंक्लाइन करें तो उसकी इमेज कितनी होती है 2 डिग्री। ये भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय सन। सन से जो लाइट आती है शायद हमें ना दिखती हो वो लाइट, क्योंकि हमारी आंखें उतना, उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वैसा नहीं है कि हमें वो वाइट दिखे। हमें कई बार वो येलोइश दिखती है, रेड दिखती है, आंखों पे डिपेंड करता है, ठीक है, कहीं वो कलर ब्लाइंडनेस भी होता है तो उससे चक्कर में उनको अलग भी दिखता है। तो जो लाइट जो मेनली आती है सन से, वो जो मेन लाइट जो आ रही है हमारे पास वो मेनली होती है व्हाइट लाइट। हम याद रखेंगे कि सन से लाइट आती है मेनली इमिटेड बाय सन, वो व्हाइट लाइट होती है। ऐसा डिफरेंस होता है, जैसे कि हमने ज्योग्राफी में देखेंगे कि किस तरीके से होता है। ज्योग्राफी की अगर हमने अटेंड करा हो तो उसमें पढ़ते हैं जब सन की एज होती है उसी हिसाब से वो ब्लू होता है, व्हाइट होता है, रेड होता है, जैसे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा रेड जायंट जैसे बनता है वो, तो फिर वो बड़ा ब्लू हो जाता है। मतलब कि सन होता है अपने पीक पे होता है ना, अपनी हीट के पीक पे, तब वो ब्लू दिखता है। तो अलग अलग होता है, बट मेनली जो सन की जो लाइट आती है, क्योंकि अभी हमारा सन की हाफ लाइफ हुई है तो इस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि व्हाइट लाइट आती है। बेसिकली मेनली जो लाइट है वो व्हाइट ही है, लेकिन हम उसको डिनोट करते हैं ज्योग्राफी में अलग अलग उसके जोन के हिसाब से। जब बड़ा छोटा हो, फिर बड़ा हो, फिर जब वो जायंट बनता है तब अलग अलग है, फिर वो टूटता है, तो उस हिसाब से नेबुला का बनना, उससे नेबुला गैसों का समूह होता है, ज्योग्राफी में देखेंगे हम, ठीक है, डीपली। Then हम देखते हैं Avogadro's law is the law of physics which states that equal volume of all gases under the same condition of the temperature. Avogadro ने क्या दिया, लॉ दिया फिजिक्स में, Avogadro ने, Avogadro's law जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, Avogadro's law जिसका क्या मतलब, बोलते हैं कि फिजिक्स which states that equal volume of all gases under the same condition। जब इक्वल वॉल्यूम लेंगे हम गैसेस का, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम लेंगे हम गैसेस का सेम कंडीशन में, तो उसका जो टेम्परेचर होगा एंड प्रेशर होगा कंटेंट्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो उसका टेम्परेचर और प्रेशर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर में उसको रखेंगे, तो उसका प्रेशर होगा ना वो मॉलिक्यूल्स वो करेगा सेम ही करेगा जितने कि उसमें वो होंगे, और वैसे में जितने पहले मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही रहेंगे। जैसे कि स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेंट्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके वो मॉलिक्यूल्स उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा आफ्टर द टेम्परेचर। देन हम देखते हैं जीमन इफेक्ट इज द नेम ऑफ फिनोमेना इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। जीमन इफेक्ट जो है वो फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है, which involves the splitting of spectral lines।
स्पेक्ट्रिकल लाइंस क्या होती है? स्पेक्ट्रिकल लाइंस हम बोलते हैं, जैसे कि हम स्पेक्ट्रम में देखते हैं, स्पेक्ट्रम में लाइंस होती हैं, दो लाइंस होती हैं, एक होती है ब्राइट लाइन और एक डार्क लाइट, यही स्पेक्ट्र उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रिकल लाइन। इसकी कभी कभी उसको डार्क और ब्राइट बोलते हैं, जहां पे बोल सकते हैं कि वो कम ताकतवर है और एक्शन ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग, जिसको हम लाइन बोलते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रिकल लाइन। तो स्पेक्ट्रिकल लाइन किसमें? स्पेक्ट्रम में। तो इन टू और मोर कंपोनेंट्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट लेंगे हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, व्हेन द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम बोलते हैं जीमन फैक्टर। जीमन फैक्टर क्या है? जो कि एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स में यूज किया जाता है, जिसमें कि स्पेक्ट्रिकल लाइट्स लेते हैं हम टू और मोर कंपोनेंट्स की, जिनकी की डिफरेंट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, और उनकी जो लाइट सोर्स क्या होती है? उनकी लाइट सोर्स जो है वो प्लेस्ड होती है इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से मैं आपको सिंपली बताऊं तो मैग्नेटिक फील्ड से हम उसकी जो लाइट है, लाइट सोर्स को, ठीक है, वो है मैग्नेटिक फील्ड से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से कि हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, और स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रिकल लाइन है, ठीक है, उसमें टू और मोर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट डिफरेंट उसके फ्रीक्वेंसी के, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के उसमें जो होते हैं कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं, और उससे बनते हैं स्पेक्ट्रिकल लाइन, और उसी को बोलते हैं हम जीमन इफेक्ट, ठीक है। देन हम देखते हैं अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हबल, इनके नाम से एक हबल टेलीस्कोप भी उसमें छोड़ा गया अंतरिक्ष में नासा द्वारा, तो इन्हीं के नाम पे था वो हबल, ठीक है। तो अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हबल नेम इज एसोसिएटेड विद पार्शियली कोहेरेंस ऑफ लाइट थ्योरी। इनका जो नाम है किसके साथ होता है? पार्शियली कोहेरेंस। पार्शियली कोहेरेंस क्या होता है? इसको बोलते हैं पार्शियली विड्थ या फिर पार्शियली शॉर्टेस्ट, किसकी मदद से जो उसमें चेंजिंग होती है? बाय बैंड विड्थ और थर्मल नॉइस के कारण। थर्मल नॉइस के कारण जब बैंड विड्थ के कारण उसमें चेंजिंग होती है, उसको बोलते हैं पार्शियल कोहेरेंस। पार्शियल कोहेरेंस क्या है? उसकी पार्शियली जो विड्थ है वो कम होना, ठीक है। तो वो किसने दिया? अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हबल ने दिया, पार्शियल कोहेरेंस ऑफ द लाइट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? एडविन हबल ने। देन हम देखते हैं जॉर्ज सिमन ओम्स लॉ, जिन्होंने दिया जॉर्ज सिमन ओम ने। हुज ऑन डू वी हैव फेमस ओम्स लॉ, वो कहाँ के थे? क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जॉर्ज सिमन ओम थे वो कहाँ के थे, ठीक है, जिन्होंने कि हमें ओम्स लॉ दिया वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। हम याद रखेंगे कि ओम्स लॉ किसने दिया? जॉर्ज सिमन ओम ने ओम्स लॉ दिया, और वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। देन हम देखते हैं क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन मेक्स द एफिल टावर टालर ड्यूरिंग समर। हम जो देखते हैं एफिल टावर, कभी कभी हम देखते हैं ना गर्मियों के दिनों में एक्सपेंशन होता है, जैसे कोई लोहा होगा, जैसे पुल वगैरह ब्रिजेस बनते हैं ना, तो उनमें जब आप देखो ना उनको टाइली, जब वो एक और दूसरे पिलर के साथ आ जाता है उनमें थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, तो इतना सा गैप होता है। वो गैप इसलिए होता है क्योंकि जब गर्मियों में दिन आता है ना, एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन का उसका बढ़ना, थर्मली जो चीज है वो एक्सपेंड होती है, कोई भी चीज है वो एक्सपेंड होती है। जैसे आप अपने बॉडी पार्ट को देखना, गर्मियों के कारण थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ओपनली है, थोड़ा कि जो आपकी स्किन है ना वो थोड़ी ऐसे लगेगी हुली, और सर्दियों के दिनों में थोड़ी वो सिकुड़ती है, तो उसी को बोलते हैं एक्सपेंशन। तो जो एक्सपेंशन है इफल टावर का जो है वो गर्मियों के दिनों में हमें लगता है कि जो इफल टावर है वो थोड़ा बड़ा दिखता है हमें, जबकि वो बड़ा होता नहीं है, हाँ, बट थोड़ा वो एक्सपेंशन हो जाती है, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट दैट शाइन्स इन द नाइट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि रात को चमकता हो उसको बोलते हैं कैलेस्ट्रल बॉडीज। हम याद रखेंगे कि कैलेस्ट्रल बॉडीज कौन सी होती है? जो रात को चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारा मून है कैलेस्ट्रल बॉडीज है, रात को चमकने वाले, जैसे हमारे तारे हैं, तो कैलेस्ट्रल बॉडीज कौन से होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि रात को चमकते हैं। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कूलम्स लॉ ऑफ फिजिक्स states that the force between the two electric charge reduced to a quarter of its force value when the distance between them is doubled। कूलम लॉ जो है वो फिजिक्स में, ठीक है, कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि ऐसी फोर्स जो कि दो इलेक्ट्रिक के चार्ज के बीच में लगती है, अगर उन दो, मान लो कि दो का डिफरेंस इतना है, ये दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, इनका डिफरेंस इतना है, तो उनका जो वो है क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, दो मतलब ऑब्जेक्ट के बीच का इलेक्ट्रिकल चार्ज है, ठीक है, वो अगर इतना है ना, तो अगर हम इसे डबल कर दें, डिस्टेंस मान लो इतना डिस्टेंस है तो इतना कर दें हम, तो वो क्वार्टर रह जाएगा, बाकी का जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज खत्म हो जाएगा, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो कितना आ जाएगा? क्वार्टर। फॉर एग्जाम्पल क्या, अगर अभी 4 है तो इतना वो डिस्टेंस करने से वो 92 पे आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज उसका 92 बचेगा। तो किसकी कौन बताता है? कूलम्स लॉ बताता है कि दैट द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिकल चार्ज रिड्यूसेस टू अ क्वार्टर ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, उसकी पुरानी वैल्यू से, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल कर दिया जाए। देन हम नेक्स्ट देखते हैं जेम्स चैडविक हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी, उसको डिस्कवर करा। न्यूट्रॉन को जिन्होंने खोज करी वो थे जेम्स चैडविक, ठीक है। और जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में 1932 में, किसके लिए? न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए। किसको? जेम्स चैडविक को। तो क्वेश्चन आएगा कि जेम्स चैडविक ने किसकी खोज करी, तो किसकी करी? न्यूट्रॉन की। जहां फिर न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? तो जेम्स चैडविक ने, और इनको नोबेल प्राइज मिला कब? 1932 में फिजिक्स में। देन हम देखते हैं हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। हमने जैसे पहले देखा कि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज है, तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, इनके नाम पर इसका नाम पड़ा हर्ट्ज। इन्होंने क्या करा था? डेवलपमेंट करी थी रेडियो की, टेलीफोन और टेलीग्राफी। जो हम आज रेडियो यूज करते हैं, टेलीफोन यूज करते हैं, ठीक है,
तो अभी तो मोबाइल फोन आ गए, पहले हमारे पास टेलीफोन हुआ करते थे, बड़े बड़े बटनों वाले, आपने शायद देखे होंगे। फोन उठाया तो मूवीज में दिखाया जाता अभी भी कि वो वाले टेलीफोन आजकल बड़े कम यूज किए जाते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन आ गए हैं। टेलीफोन थोड़े बड़े होते हैं, उनको हम कैरी नहीं कर सकते, तो मोबाइल को हम कहीं भी जाएं तो कैरी कर सकते हैं। तो टेलीफोन से रेडियो टेलीग्राफ का जो है वो उनका इन्वेंशन डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और उन्हीं के नाम पर ऐसा यूनिट जो फ्रीक्वेंसी का है वो नेम रखा गया हर्ट्ज। किसके नाम पर? हेनरिच रडोल्फ हर्ट्ज के नाम से। देन हम देखते हैं जो नेशनल साइंस डे है इंडिया का, ठीक है, वो मनाया जाता है 20 फरवरी। किसकी याद में? सीवी रमन, जो कि उनकी सीवी रमन जो है वो कि भारत में उन्होंने बहुत ही अच्छा जो फिजिक्स में अपना योगदान दिया है, ठीक है। सो उन्हीं के नाम पे जो फिजिक्सिस्ट रहे इंडिया के बहुत ही बेहतरीन, उन्हीं के नाम पे 20 फरवरी को हम अपना जो साइंस डे है वो मनाते हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा, जैसे कि 10th 12th में आपने प्रैक्टिकल अगर करे होंगे तो आपको याद होगा कि गैल्वेनोमीटर एक चीज होती है जिससे हम मेजर करते हैं करंट को। तो गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं? करंट को मेजर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट द प्रेजेंस कि इसमें करंट है कि नहीं है। वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज चेक करने के लिए होता है। वैसे गैल्वेनोमीटर होता है, अगर आप छोटा सा लें तो इतना सा बॉक्स होता है वो, ठीक है। ये छोटा सा बॉक्स होता है, उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, जो कि चेक करता है करंट को, सर्किट में करंट है कि नहीं है। तो किसकी मदद से हम करंट चेक कर सकते हैं? गैल्वेनोमीटर की मदद से। देन द डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ट्रू। जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। पहले डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कहता है। आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कहीं जाने को, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली से लखनऊ जाना है, तो उसका उन दोनों का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा स्ट्रेट पाथ, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बोलते हैं कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कहीं घूम के आ रहे हैं और एक स्ट्रेट पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो शॉर्टेस्ट होगा, और डिस्टेंस जो है बहुत बड़ा होता है। तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा। जिनको हम सर्कुलर मोशन में, एक सर्कुलर मोशन, जब सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो कहीं जाने का भी रास्ता होगा, सीधा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना सर्कुलर में होगा। तो सर्कुलर मोशन में जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा। देन हम देखते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का वेट, फॉर एग्जांपल कि मेरा वेट जितना है वो मून पे सेम नहीं होगा, वो 1/6 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट 60 है तो मून पे जाके वो 10 हो जाएगा, 1/6 ऑफ द वेट। देन हम देखते हैं कि वेट जो है अर्थ और मून पे जो है वो डिफरेंस क्यों है? ग्रेविटेशन की वजह, मून पे जो ग्रेविटी है वो अलग है और अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो दोनों अलग है। उसके चक्कर में जो वेट ऑफ द मून पे है जो 1/6 रह जाता है वो अर्थ का, ठीक है। मास सेम रहता है, वेट में चेंजिंग होती है। हमें कई बार क्वेश्चन पूछा था कि वेट क्या है और मास में चेंजिंग है। मास सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी जितनी बॉडी है तो मैं उतनी लेके जाऊंगा, इसमें से कुछ छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। अगर मुझे मून पे जाना है तो मैं हाथ काट के तो नहीं जा रहा, तो मास तो उतना ही जा रहा है। मास क्या है? होल स्ट्रक्चर जो है। बट वेट जो है वो वेट क्या है? वजन। तो वजन जो है वो कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, बट मास कम नहीं होगा। तो मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी ग्रह पे जाओ, किसी सैटेलाइट पे जाओ, मून पे जाओ, मार्स पे जाओ, चाहे तो सन पे चले जाओ जलने के लिए, तो उस पे तो वैसे मास तो रहेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी जो मास है ना वो हर किसी जगह पे सेम रहेगा, लेकिन वेट जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हर ग्रह की, हर प्लेनेट की अपनी जो है वो ग्रेविटी है। वैसे ही मून की अलग ग्रेविटी है, तो अब मून पे हम चेक करते हैं 1/6 हो जाता है। सो आज की वीडियो में हम इतना में रखते हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो। हम नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ दिनों में फिजिक्स को कंप्लीट करें 1 लाइनर। देन हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री के बाद हम बायोलॉजी। देन हम जो भी जीएस के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारे पास इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एंशिएंट मेडिवल और पूरा ही लेके उन सब के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर एनवायरनमेंट को लेके कुछ क्वेश्चंस होंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके कुछ क्वेश्चंस होंगे, या फिर कुछ मिसक्लेनियस क्वेश्चन होंगे, उनको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और पेपर में मेरे हिसाब से अगर आपने जितनी वीडियो हमने बनाई है अगर इतनी देखी होंगी तो पेपर में मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आएगा, क्योंकि ये निचोड़ हमने निकाला हुआ है बहुत मेहनत करके, बहुत सारी बुक्स को कंसल्ट करके, ठीक है। जितने भी पिछले साल के पेपर हैं हमको कंसल्ट करा हुआ है, और उनके बेसिस पे ये जो हमने बनाया हुआ है कंटेंट वो आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ के जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सफिशिएंट है, लेकिन हाँ पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पहले आए हैं और आगे किस तरीके के आने के चांसेस हैं, अब वो आप यहाँ से समझ सकते हो। और रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।